वेलकम टू सिविल्स ओनली। तो आज हम सभी लोग अपने इस सेशन में भारत में गरीबी या पॉवर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, इसका चर्चा करने का हमारा जो मूल मोटिव है वो ये है कि अभी हाल ही में सरकार ने लोकसभा में बताया है कि भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और ये अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये लोग कितने हैं संख्या में, 27 करोड़ है ना। तो सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और संख्या में ये 27 करोड़ है। और इसी के साथ साथ देखिए, अभी जो नीति आयोग ने मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जो निकाली थी 2021 की, तो उसमें नीति आयोग द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे वो इन आंकड़ों से थोड़े अलग हैं। तो नीति आयोग द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें नीति आयोग द्वारा बताया गया है कि लगभग भारत के 25.01% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और इसमें ये ऐसा नहीं है गरीबी ओवरऑल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह समान है, बल्कि अलग अलग है। जैसे नीति आयोग द्वारा बताया गया कि शहरों में ये गरीबी 8.81% है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये गरीबी की जो प्रतिशत दर है वो कितनी है, 32.75%। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो गरीबी को लेके दिए गए कि अभी जो सरकार ने बताया है या फिर जो अभी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में नीति आयोग द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे। अब देखिए, अगर गरीबी के कारणों पर चर्चा की जाए तो इसके कारणों को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक हम लोग व्यक्तिगत कारण के रूप में देख सकते हैं कि कोई भी अगर गरीब है तो अपने इंडिविजुअल अपने लिए खुद के लिए एक व्यक्तिगत कारण के रूप में जिम्मेदार माना जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये कोई सार्वजनिक या यूनिवर्सल टाइप कारण कुछ ऐसे हैं जिसके कारण गरीबी जो है या बढ़ रही है या गरीबी विद्यमान है। जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि गरीबी को जन्म देती है ना। अर्थात जो व्यक्ति गरीब हैं तो ऑटोमेटिक कहा जाता है कहीं ना कहीं वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य या जो आधारभूत सुविधाएं हैं जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी आवश्यक होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़े रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा, स्वास्थ्य इन सभी में वो पिछड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं इस कारण से वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हम व्यक्तिगत रूप से और कारण देख सकते हैं, जैसे वे ऑफ लिविंग, मतलब किसी भी पर्सन के जीने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी बेसिक सुविधाओं की जिसके पास अभाव होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व पाए जाते हैं, जैसे नशा में या फिर कहीं जुआखोरी में। तो इस तरह की जो गलत प्रथाएं हैं इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ज़्यादा बना रहता है। तो इस कारण से भी ये क्या होते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि एक और कारण भी इसमें, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या। अब बढ़ती हुई जनसंख्या से भी क्या हो रहा है, जैसे जिस परिवार में लगातार जब जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन संसाधन कहीं ना कहीं वहीं पे अगर रुके हुए हैं, संसाधन नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वो परिवार कहीं ना कहीं गरीबी की श्रेणी में आ जाता है ना। तो ये कुछ हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी के तौर पर देख सकते हैं जो कि गरीबी के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी माने जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग सार्वजनिक कारणों के रूप में देखें, है ना, कुछ कॉमन कारणों के रूप में देखें, तो उसमें हम सबसे बड़ा जो मेन कारण पाएंगे वो पाएंगे भ्रष्टाचार, है ना। जो शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है गरीबी को लेके, कि भारत में इसके कारण क्या है, गरीबी व्याप्त है। और दूसरा जैसे ब्लैक मनी, है ना, इसके कारण भी गरीबी को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ जो पॉलिसी और प्रोग्राम है गवर्नमेंट के उसमें काफ़ी डिले, है ना, या सरकार की निष्क्रियता, तो ये सब भी कारण कहीं ना कहीं फाइनली गरीबी को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें दो पार्ट में हम देख सकते हैं कि ये सभी कारण गरीबी के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। अब देखिए, गरीबी के भी देखा जाए अगर अलग अलग स्तर पे तो हर स्टेट में एक जैसी गरीबी नहीं है। जैसे अभी जो नीति आयोग ने मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स निकाला तो उसमें बताया गया था कि जो कुछ स्टेट हैं जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, है ना, ये टॉप 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है। जैसे बिहार में 51.91%, है ना। इसी के साथ साथ झारखंड में 42.16% और यूपी में लगभग 37.79% गरीब लोग हैं, है ना। मतलब इतने प्रतिशत लोग इन स्टेट में कहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में बताया गया जैसे केरल, है ना, कि तो केरल को सबसे लीस्ट पॉवर्टी वाले स्टेट के रूप में कैटेगराइज किया गया है और इसमें बताया गया केवल 0.7% लोग ही गरीबी रेखा में शामिल हैं। और इस कैटेगरी में कुछ अन्य स्टेट को भी रखा गया जैसे गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, है ना, तो इन सभी को इसमें शामिल किया गया है।
अब देखिए काफ़ी कंसर्न का एक सब्जेक्ट काफ़ी लंबे समय से हमेशा से मतलब बना रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है कि गरीब किसको कहा जाएगा, है ना। तो इसको लेके कोई कॉमन सहमति नहीं थी, कोई कॉमन ऐसे मानदंड नहीं डिसाइड किए गए थे जिससे कह दिया जाए कि ये व्यक्ति गरीब है या ये व्यक्ति गरीब नहीं है। तो इसी क्रम में देखिए योजना आयोग ने 1977 में मतलब 1977 में क्या किया था, एक बाई के अलग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, है ना। और उस कमेटी को काम सौंपा गया था कि आप ये डिसाइड करो, कुछ ऐसे मानदंड डिसाइड करो कि जिससे ये निश्चित किया जा सके कि पर्टिकुलर व्यक्ति गरीब है और पर्टिकुलर व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। तो देखिए जो मेन जो डायमेंशन जिसपे गरीबी रेखा पे अभी तक हमारे भारत में जो मानदंड जो निर्धारित किए गए, तो उसमें दो मानदंड, एक तो पोषण की स्थिति और दूसरा खर्च की स्थिति, है ना। तो पोषण और खर्च, इन दो डायमेंशन पर गरीबों के बारे में भारत में जो भी समितियां बनी है उन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए। तो बाई के अलग जो कमेटी 1977 में बनाई गई थी, तो इसने अपनी 1979 में रिपोर्ट सौंपी थी और इसने जो गरीबी का आधार माना वो कैलोरी को माना। मतलब इस समिति का अपना मानना था कि व्यक्ति जितनी कैलोरी लेता है तो कैलोरी के हिसाब से ही वो गरीब या अमीर कहलाएगा। तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी को डिसाइड किया। मतलब इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति अगर वो गांव में रहता है और मान लिया वो ऐसा खाना खाता है जिससे उसे 2400 कैलोरी मिल जा रही है ना, तो 2400 कैलोरी का अगर भोजन कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं है, और उससे कम कर रहा है तो वो गरीबी रेखा में शामिल है। इसी तरह से जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, अगर वो 2100 कैलोरी मतलब ऐसा कोई खाना खाते हैं जिससे उनको 2100 कैलोरी एनर्जी मिल रही है तो वो गरीब नहीं है। तो उन्होंने मतलब इसमें पोषण को गरीबी रेखा का एक निर्धारक तत्व माना। लेकिन वही इसमें भी काफ़ी कमियां रहीं। ये भी अपने आप में एक विरोधाभास का विषय बना रहा कि कैसे करके इसको डिसाइड करें कौन 2400 कैलोरी ले रहा है, कौन 2100 कैलोरी ले रहा है। तो इसमें मतलब गरीबी का कोई ठीक ठाक से मापन होना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसी क्रम में आगे चलकर योजना आयोग ने एक और कमेटी बनाई, है ना, और 1989 में इस समिति का नाम था, किसकी अध्यक्षता बनेगी, लकड़वाला की अध्यक्षता में ना, इसीलिए इसको लकड़वाला समिति कहा गया। तो देखिए इन्होंने माना कि जो गरीबी है उसको अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाए। मतलब हर किसी राज्य को ऐसा नहीं किया जाए कि एक ही मानदंड सब पे अप्लाई किया जाए। मतलब किसी राज्य में महंगाई ज़्यादा हो सकती है, किसी राज्य में महंगाई कम हो सकती है, तो उसी आधार पर अलग अलग मूल्य सूचकांक बनाए जाएं और उसी आधार पर अलग अलग गरीबी का निर्धारण किया जाए, है ना। तो इन्होंने अपना ये रिकमेंडेशन दिया था और ये कमेटी 1989 में बनाई गई थी और इसने अपने रिकमेंडेशन 1993 में दिए थे, ठीक है। और इसके बाद देखिए फिर भी बात नहीं बनी, कोई सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाए इसको लेके। फिर योजना आयोग ने आगे चलकर फिर से 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उनको ये काम सौंपा था कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा एक मानदंड सही से निर्धारित मानदंड किए जाएं जिससे भारत में गरीबों की सही से पहचान हो सके। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा कि इसमें आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाएं। मतलब जो भी हम लोग गरीबी देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं केवल एक ही कोई डायमेंशन, शिक्षा या पोषण का डायमेंशन ही ले सकते हो, इसमें एक व्यापक हमको अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और इन्होंने क्या किया, एक नया तरीका दिया। इन्होंने अभी तक देखिए हमने देखा जैसे बाई के अलग ने जो पोषण की बात कही थी कि 2400-2100 कैलोरी वाली बात जो कही थी, तो सुरेश तेंदुलकर ने वहाँ पे अब ये चीज़ बदल के इन्होंने अपना जो मत रखा, उन्होंने कहा कि खर्च के हिसाब से गरीबी डिसाइड होनी चाहिए। और खर्च उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग रखा और कहा कि जो शहर में लोग रह रहे हैं और कोई भी वह व्यक्ति शहर में रहने वाला अगर 33 रुपये खर्च कर देता है एक दिन में, मतलब अपने ऊपर अगर वो 33 रुपये खर्च करता है, मतलब मंथली लगभग 1000 रुपये अगर खर्च कर दे रहा है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा में शामिल नहीं होगा। और इससे जो भी लोग कम खर्च कर रहे हैं वो लोग गरीबी रेखा में शामिल होंगे। इसी तरह से अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति 27 रुपये पर डे अपने ऊपर खर्च कर दे रहा है अपने पोषण पे, तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। और लगभग भाई 816, 815 जो भी बन रहे हैं इतने रुपए पर मंथ अगर कोई खर्च कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। इससे कम जो खर्च करेगा अपने खान पान पे वो गरीब कहलाएगा। अब देखिए इसमें भी काफ़ी विरोधाभास देखो, देखने से ही लग रहा है। जैसे आजकल अगर देखो तो 27 रुपये या 32-33 रुपये जो भी हैं ये कहीं भी जो है सही नहीं बैठते हैं, है ना। इसमें आजकल क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। कोई एक चीज़ छोटी सी लेने चले जाओ तब भी 50-100 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इसको भी लगातार जो बुद्धिजीवियों द्वारा इसका विरोध किया गया कि ये जो गरीबी का पैमाना है भारत में यही ठीक नहीं है, है ना। तो इसका कई स्तर पर विरोध जारी रहा।
तो आगे चलकर सी रंगराजन की अध्यक्षता में भी 2012 में एक कमेटी बनाई गई थी योजना आयोग के द्वारा, है ना। और इन्होंने क्या किया, इसकी जो खर्च की सीमा थी, इन्होंने भी खर्च की सीमा को ही गरीबी का निर्धारक तत्व रखा और इन्होंने कहा खर्च की जो सीमा है इसको ग्रामीण क्षेत्रों में 972 अगर रुपए कोई खर्च कर दे रहा है तो वो गरीबी रेखा की श्रेणी में नहीं आएगा, और 972 से कम खर्च कर रहा है अगर अपने ऊपर तो वो गरीबी रेखा में आएगा। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में इन्होंने कहा जो 1407 रुपये खर्च कर दे रहा है अपने ऊपर वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा, लेकिन इससे कम खर्च कर रहा है वो गरीबी रेखा में आएगा ना। तो इन्होंने क्या किया, उसी में खर्च में थोड़ा सा और पैसे ऐड करके वो अपने रिकमेंडेशन दिए। लेकिन फिर आगे चलकर क्या हुआ, नीति आयोग ने 2015 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का एक गठन किया था और इन्होंने इनको टास्क सौंपा गया था कि आप जो है सही सही बताओ, क्योंकि वही चीज़ है कि इसमें लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कमेटियां बनी हैं इनके जो भी रिकमेंडेशन थे, मतलब गरीबी में रहने वाले लोगों को फाइंड करने के लिए या उन लोगों को कैटेगराइज करने के लिए जो भी इन लोगों को रिकमेंडेशन थे, जो समितियों के रिकमेंडेशन आए थे, तो कहीं ना कहीं उस पर कई स्तरों पर उसका विरोध हुआ और लोग सहमत नहीं हुए इससे, है ना, इनके रिकमेंडेशन। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बनी रही अब भी गवर्नमेंट के उस एजेंडे में कि कोई ऐसा सही निर्धारक मानक बनाया जाए, है ना, जो सबकी सहमति का भी मानक बन सके, है ना, लोग सहमत हो सकें उस पर। तो अरविंद पनगड़िया को यही टास्क में दिया गया कि आप क्या करो, एक निर्धनता आकलन विधि का सुझाव दो कि किस प्रकार से निर्धन लोगों का आकलन किया जाए, और दूसरा आप केवल सुझाव यही मत दो कि आकलन कैसे हो, बल्कि ये भी बताओ कि अब इस निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम या नीतियां बनाई जानी चाहिए, है ना। तो ये दो काम इस टास्क फोर्स को दिए गए थे। अब देखिए ये तो बात हो गई गरीबी की, क्या है ना, कि गरीबी कहाँ है, कितनी है, क्यों है ना। अब बात यह है कि गरीबी को लेकर सरकार द्वारा प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं भारत में, है ना, कौन कौन से ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे गरीबों को सहूलियत मिल सके या गरीबी दूर हो सके। तो इन प्रयासों को देखो हम दो रूपों में देख सकते हैं, जैसे एक तो पैसे और एक एक्टिव। मतलब पैसे में हम कह सकते हैं ठीक है उनको कि कोई सहूलियत दे दी गई। सहूलियत का मतलब अगर भूखे हैं तो उनको अनाज दे दिया गया, अगर रहने के लिए घर नहीं तो घर दे दिया गया है ना, और पहनने के लिए अगर वस्त्र नहीं तो वो दे दिया गया। मतलब उनको केवल दिया गया बल्कि लेकिन कोई अंदर से कोई उनको कोई ऐसी स्किल नहीं सिखाई गई जिससे वो खुद कमा के वो चीज़ें ले सकें, है ना। तो इसको हम लोग पैसे में रख सकते हैं। और दूसरा एक्टिव मेजर देख सकते हैं। एक्टिव में क्या है कि उनको खुद सिखाया है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट उनको सिखा रही कि आप इस काबिल बनो कि हम पे भी डिपेंड ना रहो, बल्कि आप खुद से ये चीज़ें खरीद सको और अपने आप को गरीबी के जंजाल से बाहर कर सको, मतलब अपनी स्किल से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी लगन से, है ना। तो इसी क्रम में क्या किया गया, जैसे अब पैसे में अगर हम लोग देखें, पैसिव इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के देखें, तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख सकते हैं, जिसमें सरकार ने कहा जो भी गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं तो उनको हम कुछ निश्चित मात्रा में अनाज प्रति महीना प्रदान करेंगे, जिससे वो क्या रहे हैं, ऐसा ना हो कि भूखे सोए, भूखे ना रहे, है ना। उनको इससे क्या मिली, सहूलियत मिली। इसके साथ साथ क्या हुआ देखो, और गवर्नमेंट इसमें पोषण अभियान पे भी जोर दे रही है, ठीक है। इसके साथ साथ पेंशन भी डिफरेंट ग्रुप के लिए जो सरकार ने पेंशन भी शुरू की है, जैसे जो वृद्ध लोग हैं उनको लिए पेंशन दी जाती है, या और समाज के जो अक्षम लोग उनके लिए पेंशन का प्रावधान सरकार ने किया। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं भी चलाई गई जिसमें कुछ सहूलियत, जैसे उज्ज्वला योजना चलाई गई है ना, उसमें क्या है गैस सिलेंडर दे के थोड़ी सहूलियत की गई लोगों के लिए। तो कहने का सेंस ये है कि ये सरकार के जो इनिशिएटिव है इनका मेन काम रहा कि उस गरीब लोगों को सहूलियत मिल सके, मतलब उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिलमेंट हो सके उन नीड्स का, और उन लोगों को ज़्यादा समस्या ना आए। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव लिए गए हैं कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें देनी ना पड़े, बल्कि लोगों को खुद सक्षम किया जा सके कि वो ये चीज़ें खरीद सकें। जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम है ना, कौशल विकास कार्यक्रम। तो कौशल विकास कार्यक्रम से क्या है, किसी व्यक्ति को, सरकार का जो ध्येय है इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम में पारंगत बना दो, है ना। जैसे किसी को इलेक्ट्रीशियन बना दिया, है ना, इलेक्ट्रिक कोई जो है अच्छे से सीख गया, इलेक्ट्रिक वर्क कर लेता है, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसको स्किल दे दी, है ना, किसी को अदर सेक्टर में स्किल दे दी। तो स्किल्ड पर्सन क्या है, फिर वो अपने आप से अपने लिए एम्प्लॉयमेंट को बेहतर तरीके से अपना एम्प्लॉयमेंट तलाश के अपनी उन्नति और तरक्की कर सकेगा। दूसरा, जैसे हम लोगों ने एक केस में जो व्यक्तिगत कारक के रूप में पढ़ा था कि गरीबी का जो व्यक्तिगत एक कारण पढ़ा था हमने, वे ऑफ लिविंग मतलब कि लोगों का एक गलत आदतों में पड़ जाना। तो उसके लिए हम देखते हैं सरकार द्वारा कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं। जैसे टीवी पर आप देखते हो या सोशल मीडिया की कुछ ऐड ऐसे आते हैं कि जो है तंबाकू से कैंसर होता है, या फिर जो है शराब पीना हानिकारक है, या फिर जो है जुआ को लेके भी सरकार हमेशा गाइडलाइन अपने जारी करती रहती। तो इन सब से क्या एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा था कि
ताकि इस बुरी आदतों में, धूम्रपान में, शराब में, जुआ में आम लोग ना पड़े, है ना, और जिससे वो क्या हो, ऐसा ना हो इसमें पड़ के गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाए। तो ये भी एक तरीके का एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा जो लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से छुटकारा दिला सके। इसी के साथ साथ सरकार ने हुनर हाट के तहत जो आदिवासी जनजातीय लोगों के जो उत्पाद थे, उनके द्वारा जो कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं जो उसके संस्कृति से संबंधित उत्पाद हैं, तो उनको सरकार ने बढ़ावा दिया, उनके निर्यात को बढ़ावा दिया, तो और बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ऐसे लोगों को अगर उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा तो इनके न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, बल्कि ये लोग भी गरीबी रेखा से बाहर आ सकेंगे ना। तो ये सभी कुछ सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं ना, गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालने के लिए। तो ये देखिए हम लोगों ने भारत में गरीबी से संबंधित कुछ बेसिक पहलुओं पर चर्चा की, और इसी तरह से हम लोग नए इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम इसी तरह से आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए आज के इस टॉपिक में पॉवर्टी से रिलेटेड बस इतना ही। अब हम लोग अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।